Welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video I am discuss about most important questions of ancient history. बेसिकली आज के इस सेशन में हम प्राचीन भारत से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे इतिहास को बांटा गया है तीन कालखंड में। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड के मानव को पढ़ने और लिखने का ज्ञान नहीं था। इसके अंतर्गत जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यानी कि स्टोन एज जो आते हैं यह प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसे आद्य ऐतिहासिक काल के श्रेणी में क्यों रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा गया जिस कालखंड के मानव को पढ़ने और लिखने का नॉलेज तो था, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को, लिपि को आज तक हम लोग के द्वारा पढ़ा नहीं गया। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा भी जो लिपि लिखी गई थी वह हम लोगों के द्वारा आज तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे बोला गया आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सभ्यता का नामकरण जो होता है वह कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनित स्थल है, सबसे पहले किस स्थान का खोज किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, 1921 ईस्वी में, इसलिए इसे कहा गया हड़प्पा सभ्यता। अगर हम लिपि की बात करें तो यह जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है यह है भौचित्रात्मक लिपि। भौचित्रात्मक लिपि यानी कि पिक्टोग्राफिक मेथड, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसे खरोष्टी लिपि कहा जाता था। जब बाएं से दाएं लिखी जाती थी इसे ब्रह्मी लिपि कहा जाता था। यह जो लिखा गया इनके द्वारा यह पढ़ा नहीं जा सका हम लोगों के द्वारा, और इसलिए इसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। और अगर ऐतिहासिक कालखंड की बात करें तो ऐतिहासिक सभ्यता में जो कि हम लोग लिखते भी हैं, उसे पढ़ते भी हैं, उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हम लोग देखते हैं कि इतिहास को एविडेंस की जरूरत, साक्ष्य की जरूरत होती है। अगर साक्ष्य नहीं तो वह कभी भी इतिहास की श्रेणी में नहीं आएगा। यहीं पर हम लोग ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला आ जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, जबकि थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है वह वैदिक काल से प्रारंभ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन है यह विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ जो है यह कहाँ मिला था। ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। पूरे अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो जो इसका कालखंड है यह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है यह आधुनिक भारत, पाकिस्तान एवं कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान से भी प्राप्त होते हैं। और इसका सबसे पूर्वी स्थल जो है यह आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल यह सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर मांदा। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, दो से दक्षिणी, दो से दायमाबाद, इस तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बात आती है कि यह सभ्यता हम लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान से लेकर के भारत में फैली हुई उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश से जैसे ही आगे बढ़े, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि 4 ऑप्शंस दे दे, उसमें से अगर एक बिहार का ऑप्शन, झारखंड का ऑप्शन दे दे, सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस राज्य में फैली हुई नहीं थी। जैसे राजस्थान की बात किया जाए या पंजाब, हरियाणा और झारखंड, इसमें से हो जाएगा आपका झारखंड। बिहार हो तो बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल तो बंगाल। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं जो विस्तार है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सही तरीके से इसको कवर कर लेते हैं तो भी आप एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, यह नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। इसके कुछ नगर देख लीजिए जो 6 लार्ज टाउन हुआ करते थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये सभी जो है बड़े नगर हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के। इसी में हम देखते हैं, ये जो स्लाइड है इसे हम लुसेंट से हम लोग बात कर रहे थे, ये जो स्लाइड है इसे लुसेंट से लिए हुए हैं। और अगर देखा जाए इससे कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है, या हड़प्पा नामक जो प्रमुख स्थल है, यह किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रावी, हड़प्पा की खोज किनके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। किस वर्ष की गई थी? 1921 में, 21 ईस्वी में। किस कहीं ना कहीं अगर पूछा जाए कि आधुनिक जो है कहाँ, इसका लोकेशन क्या है, तो यह पाकिस्तान में पड़ता है हड़प्पा जो है। मोहनजोदड़ो की बात किया जाए, इसी प्रकार किस नदी के किनारे स्थित है, किनके द्वारा खोज की गई थी, किस वर्ष की गई थी, इसकी स्थिति क्या है। इस प्रकार से कई प्रश्न बन सकते हैं और इसे आप मोटे तौर पर जो है इसे याद रख लीजिए। यहीं पर बात आती है, थोड़ा सा हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं। हड़प्पा की बात आती है। हड़प्पा जो है यह दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में खोज की गई थी और यह आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज 1922 ईस्वी में की गई थी, यह भी पाकिस्तान में। चनुदड़ो की बात की जाए, गोपाल मजुमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी, यह पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में। जबकि लोथल जो है रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद, जो कि गांधी जी का आश्रम, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है कि धौलावीरा जो है यह रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा खोज की गई थी, गुजरात में पड़ता है। और रंगपुर की बात किया जाए तो रंगनाथ राव, रॉ से रंगपुर, रॉ से रंगनाथ राव, और इनकी यह जो है यह काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में बीबी लाल बीके थापड़ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आलमगीर की बात किया जाए, सबसे पूर्वी स्थल जो कि हम लोग अभी देखे हुए थे, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल मांदा, और सबसे दक्षिणी स्थल जो था, सबसे जो दक्षिणी स्थल था यह दायमाबाद हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है लोथल, लोथल जो है यह कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, और इसकी खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा 1957 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा जो है, कालीबंगा जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जबकि रोपड़ जो है यह पंजाब में पड़ता है, पाटलिपुत्र यह बिहार में है, जबकि लोथल जो है यह गुजरात में है। यह हम देखे हुए थे। यह जो कालीबंगा है, यह पड़ता है आपका राजस्थान में, यानी कि हनुमानगढ़ जिले में। बीबी लाल बीके थापड़ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एक रोपड़ था, रोपड़ जो कि पड़ता है, यह यज्ञनाथ शर्मा के द्वारा खोज किया गया था, यह पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर? तो पंजाब में पड़ता है। एक ऑप्शन था लोथल, लोथल जो कि पड़ता है कहाँ पर? आधुनिक गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। जबकि जो पाटलिपुत्र है यह हर्यक वंश के शासक उदयन का राजधानी हुआ करता था और यह आधुनिक समय में बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भाग नहीं है, स्थल नहीं है, यह है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग जो है पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी, उर्वरता देवी, यानी कि वृक्ष पूजा के भी प्रमाण, पीपल के वृक्ष को पूजने का प्रमाण मिलता है, शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। और यहीं पर हम देख सकते हैं, यह जो रावी नदी है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन सा स्थल? तो हड़प्पा, और इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है? यह जो धौलावीरा है यह वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता था। और यहीं पर हम देखते हैं कि धौलावीरा में यहाँ के लोग जो है नदियों पर डैम बनाकर जल संचय करने का काम करते थे, जो कि उसका उपयोग वे सिंचाई में किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में
हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया था किनके द्वारा? अरबों के द्वारा किया गया था, क्योंकि वो सौ के स्थान पर हौ का प्रयोग करते थे। सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, अलबरूनी जो है यह इतिहासकार हुआ करते थे जो कि महमूद गजनवी के समय में भारत आए थे, और इनके किताब में भी जो है हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है यह सिंधु नदी है। सतुद्री नदी जो है सतलज नदी का जो प्राचीन नाम हुआ करता था यह सतुद्री हुआ करता था। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जबकि गंगा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार किया गया, एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख जो है यह 3 बार किया गया, यमुना नदी का उल्लेख। यहीं पर हम देखते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण नदी या कहीं ना कहीं सरस्वती नदी को माना जाता है। सबसे उल्लेखित नदी या सिंधु नदी, और गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। और कुछ आधुनिक नाम जो नदियों के हैं, झेलम का जो प्राचीन नाम हुआ करता था यह वितस्ता, चेनाब अस्किनी हुआ करता था, रावी का जो प्राचीन नाम हुआ करता था या परशुनी हुआ करता था, सतलज जो है सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री हुआ करता था। इस स्लाइड से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि एक क्वेश्चंस दे दिए, एक जैसे नदी का नाम दे दिए जाएंगे। प्राचीन नदी का नाम अस्किनी जो है यह किस नदी का नाम है? वर्तमान में किस नदी को जो है उस समय जो प्राचीन नाम जो है कौन सा, जो अस्किनी जो प्राचीन नाम है यह अभी का वर्तमान आधुनिक नाम किस नदी का है? तो ऐसा क्वेश्चन या तो आधुनिक नाम दे दिए जाएंगे, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हो जाएगा अस्किनी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम जो है किससे होता है? तो यह सामवेद से होता है। भारतीय संगीत के जनक के रूप में जाने जाते हैं सामवेद। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि गाए जा सकने वाली ऋचाओं का जो संकलन है उसे रखा जाता है सामवेद में। और इसके जो रीडर है, पाठकर्ता है, उसे उद्गाता कहा जाता है। वेद जो है, वेद महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा जो है लिखित है, वेद व्यास के द्वारा जो है लिखित है। यहीं पर हम देखते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। और जो सारे गामा है यह सामवेद से लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि उपनिषद की संख्या 108। और जो है सत्यमेव जयते राजकीय चिन्ह जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि जो महाकाव्य है, महाभारत और रामायण को महाकाव्य माना जाता है, जबकि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता हुआ करता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन? महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है यह ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद के 3रे मंडल में, टोटल 10 मंडल, उसमें से 3रे मंडल में जो वर्णित गायत्री मंत्र है वह सूर्य देवता को समर्पित है, जिसके की रचनाकार कौन है? विश्वामित्र जी है। यहीं पर हम देखते हैं कि जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह होता है उसको रखा गया किसमें? तो ऋग्वेद में रखा गया। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचा है। उसमें से अगर देखा जाए तो यह जो इंफॉर्मेशन देती है वह आर्यंस के पॉलिटिकल सिस्टम को बताता होता है। यह जो ऋग्वेद है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली को बताता होता है। इसे में विश्वामित्र द्वारा रचित जो 3रा मंडल है इसमें कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर जो उत्कीर्ण, भारतीय प्रतीक हमारा जो है यह सारनाथ जो स्तंभ है, यह भारतीय प्रतीक जो कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। और यहीं पर हम देखते हैं कि सत्यमेव जयते जो है इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया। अब यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के जो लोग हुआ करते थे उनके कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से यह क्वेश्चन से रिलेटेड है कि ऋग्वैदिक आर्य जो है वह पशुपालन का काम, मेनली जो है पशुपालन का काम करते थे। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हुआ करते थे। अधिकांश युद्ध जो उस समय गायों के लिए लड़े जाते थे
पुरोहितों को जो दिया जाने वाला उपहार हुआ करता था वह गाय होती थी, न कि जमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस डी है यह सही होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक जो सभ्यता हुआ करती थी वह ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, और वह जो टोटली बेस्ड होती थी, जो सभ्यता थी वह कृषि और पशुपालन पर बेस्ड थी। और हम देखते होते हैं कि इस काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इसे अघन्या कहा जाता था, गाय को इसे अघन्या कहा जाता था, यानी कि 9 मारे जाने योग्य कहा जाता था। और यहीं पर जो है युद्ध के लिए, गाय के लिए युद्ध होता था, और उस युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था, गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था। दसराज जो युद्ध है यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। दसराज युद्ध जो है यह रावी नदी के तट पर हुआ था, सुदास और 10 राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें कि सुदास जो है यह भरत जन के राजा हुआ करते थे जो कि विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यह ऋग्वेद से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है तीसरे मंडल से, जो कि इनके रचनाकार विश्वामित्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बात आती कि वर्धमान महावीर के बचपन का नाम है। महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री नहीं बल्कि बहन हुआ करती थी। पहला स्टेटमेंट गलत है। गौतम बुद्ध की माता जो है कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। यह स्टेटमेंट सही है। 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ हुआ करते थे वह काशी के राजा का बेटा हुआ करते थे। कौन? काशी के राजा का बेटा। और काशी का जो राजधानी हुआ करता था वह बनारस, वाराणसी हुआ करता था। यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि 2 और 3 जो स्टेटमेंट है यह सही हो जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन हैं। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं महावीर स्वामी को, और इनका बचपन का नाम वर्धमान। जन्म इसका वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। पिता का नाम सिद्धार्थ, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी जो गणराज्य हुआ करता था के प्रमुख चेटक की बहन हुआ करती थी। यहाँ पर क्या है? तो यह पुत्री है, जो कि ऑप्शंस क्या है? गलत है। और अगर बुद्ध भगवान की बात किया जाए, इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में होता है 563 ईसा पूर्व में। पिता शुद्धोधन, माता महामाया जो कि कौशल राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ या काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र हुआ करते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 और 3 है यह सही है। यहीं पर हम महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, 24 टोटल। उसमें से जो 24वें तीर्थंकर थे वह थे महावीर स्वामी। इनका जन्म कुंडग्राम 540 ईसा पूर्व। बचपन का नाम वर्धमान, जो कि अभी हम देखे हुए थे। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन हुआ करती थी। इनकी जो वाइफ है यह यशोदा। इनका शादी हो जाता है यशोदा से, और इनका पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी जो कि विवाह इनका हो जाता है जमाली से, जो कि दामाद हुआ करता था किनका? महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के द्वारा अपना पहला जो उपदेश है यह कहाँ दिया गया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को, और इसके पश्चात वो सारनाथ वाराणसी आ जाते हैं और 5 ब्राह्मण सन्यासी को सब पहले बार उपदेश देते हैं। और इस प्रथम उपदेश की जो घटना है, देने की घटना है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और यहीं पर हम देखते हैं कि कहाँ पर प्रथम उपदेश दिए? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे यह कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और कहीं न कहीं बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे, बिंबिसार प्रसेनजित उदीन जो कि पाटलिपुत्र राजधानी बनाए थे, हर्यक वंश के राजा हुआ करते थे। BPU से इसे याद रख लीजिए। प्रथम अनुयायी, फर्स्ट फॉलोवर तपस्सु एवं मलिक, ये प्रथम अनुयायी हुआ करते थे। बुद्ध भगवान की मृत्यु मल की राजधानी कुशीनारा में हो जाती है, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इस घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर जो निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार जो संरचना, हाफ सर्कल संरचना होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसे स्तूप कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हाफ सर्कल जो ये स्ट्रक्चर है इसे स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। यह जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। और इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी जो है अध्ययन के लिए आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। और यहीं पर बात आती है कि चीनी यात्रियों में फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे, ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। इसके अतिरिक्त जो है इत्सिंग भी भारत आए हुए थे 671 ईसा पूर्व के दौरान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? अभी हम देखे हुए थे कुशीनारा जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। यह जो त्रिपिटक है, यह बौद्ध साहित्य जो है इसे त्रिपिटक कहा जाता था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिसे त्रिपिटक कहा गया। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? यह पाली भाषा में प्रारंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथ की रचना की गई। और यहीं पर बात किया जाए तो इसके बाद संस्कृत भाषा में भी इसकी रचना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह बोध गया में। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को बुद्ध भगवान को जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहीं से ये बुद्ध कहलाए। और सबसे पहले जो उपदेश दिया गया सारनाथ में, जबकि सबसे अधिक बार जो उपदेश दिया गया कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य लिखा गया था। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया था। पतंजलि जो है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो आधारित हुआ करती थी, यह जन्म पर आधारित हुआ करती थी। जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, यह जन्म पर आधारित हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, यह मल्ल के गणतंत्र जो कि कुशीनारा राजधानी हुआ करती देवरिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये अपना शरीर त्यागते हैं 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया गया इनके द्वारा कहाँ दिया गया? यह उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? क्वेश्चन रिपीटेड है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो कश्मीर। 4 बौद्ध सभा का आयोजन होता है, जो कि यह चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, जो कि कनिष्क के समय में हुई थी, यह कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता जो है वह सुमित्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? यह राजगीर। यह राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उस समय जो मगध के राजा हुआ करते थे, अजातशत्रु का कार्यकाल हुआ करता था। अजातशत्रु का कार्यकाल हुआ करता था। और प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष हुआ करता था वह मोगलीपुत्तिस हुआ करते थे, इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? यह बोध गया जो है यह निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। बोध गया, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और यहीं से ये बुद्ध कहलाते हैं। बुद्ध की 80 फीट जो प्रतिमा है यह बोध गया में स्थित है। यह निर्मित है किनके द्वारा? जापानियों के द्वारा यह बनवाई गई है। तो यहीं पर हम देखते हैं यह जो है प्रतिमा लाल ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर से बनवाई गई है। लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर से। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? देवता का स्थान जो है यह कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह कश्मीर में की गई थी। कश्मीर में की गई थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि यह जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, यहीं पर बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हीनयान, महायान। और यह विभाजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। महायान शाखा के द्वारा जो है बुद्ध को देवता माना गया और यहीं से जो है बुद्ध भगवान की पूजा करना आरंभ हो जाता है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अभी यहीं पर एंड कर रहे हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो कहीं ना कहीं हम फिर से
हिस्ट्री या पॉलिटी जैसे ही हम इसको ये कर लेते हैं फिर उसको अपलोड कर देंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें। एक लेक्चर जो है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन पर भी रहेगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पर भी रहेगा, जो उसके महत्वपूर्ण स्थल है उस पर भी एक लेक्चर हम कवर करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं उससे एक क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, और उसको जो है हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू।